हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की जो गाइस आपकी क्लास है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक्स की क्लास रहेगी, फेवरेट टॉपिक की। ठीक है, तो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। पहले ही बोल देती हूँ, बाद में आप भूल जाते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, मौद्रिक नीति। ठीक है, जो मौद्रिक नीति है, अगर बात करें मौद्रिक नीति तो क्या होती है ये मौद्रिक नीति। आरबीआई अपनाता है भाई इसे, मौद्रिक नीति को क्यों अपनाता है वो, कुछ ढंगों से, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक कुछ ऐसे तरीके अपनाता है आरबीआई, जिसके कारण सारे के सारे बैंक, जितने भी बैंक है वो आरबीआई के कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, बैंक रेट द्वारा, रेपो रेट द्वारा आरबीआई क्या इन सब बैंकों पर क्या रखता है भाई, कंट्रोल रखता है। जो आपके जितने भी बैंक है, जैसे आपका कॉमर्शियल एसबीआई लगा लो, आपका पीएनबी बैंक लगा लो, एचडीएफसी बैंक लगा लो, जो भी बैंक है आपका, उन बैंकों पर कौन नज़र रखता है, पूरी अपनी आरबीआई। आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मौद्रिक नीति के तहत, इस नीति के तहत सभी बैंकों पर नज़र रखता है कि कोई बैंक क्या धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा पब्लिक के साथ, ज़्यादा ब्याज पर पैसे दे रहा है या कम ब्याज पर दे रहा है, या फिर बैंक अपना मुनाफा ज़्यादा कमाने के चक्कर में है। तो इन सब तरीकों पर, या बैंक ने अपने पास ज़्यादा पैसा जमा कर लिया है, तो सारे तरीकों पर कौन नज़र रखता है, आरबीआई नियंत्रण रखता है। ठीक है, आरबीआई टाइम टाइम पर उनको वार्निंग भी देता रहता है। अगर कोई बैंक धोखाधड़ी कर रहा है, घोटाला कर रहा है, तो उनको वार्निंग भी देगा, उन पर जुर्माने भी लगाता है। तो इसीलिए बैंकों का बैंक कहते हैं आरबीआई को, बैंकों का बैंक। ठीक है, आरबीआई कौन है, बैंकों का बैंक। आरबीआई की बात करें, जो आरबीआई है वो गुणात्मक तरीकों से और मात्रात्मक तरीकों से, कैसे भाई, देखो, गुणात्मक तरीकों से यानी गुणात्मक उपायों से और मात्रात्मक उपायों से, दोनों ही तरीकों से जो आरबीआई है वो सारे बैंकों पर क्या रखता है, कंट्रोल रखता है। क्या रखता है, कंट्रोल रखता है। कैसे, जैसे देखो, बैंक रेट, ये जो जितनी भी रेट हैं आपकी, बैंक रेट, रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट, रेपो रेट, आपकी रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, तो जितने भी ये रेट होते हैं इन सब पर कौन नज़र रखता है, यानी कौन निर्धारित करता है, आरबीआई। आपकी बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सारी की सारी जो रेट्स होती है, दर होती हैं, आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। और ये भाई आपके एक साल में कम से कम 8, 9, 10 बार बदल जाती हैं। आरबीआई का तब मन करता है तब इनको बदल देता है। तो आंकड़े इनसे कभी भी नहीं पूछे जाते, क्योंकि ये जो मान लो आज आपकी जो है रेपो रेट 4% है, तो 2 दिन बाद देखो आरबीआई ने किसी कारण से उसे बदल दिया तो 6% हो गई। ठीक है, तो जो ये होती है ना दरें, ये जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं, क्योंकि इनको बदलने वाला कौन है, आरबीआई। आरबीआई का जब मन करेगा तब वो इनको बदल देता है, उसे नुकसान लगे, देश को, इकोनॉमिक्स को खतरा लगे, तब भी वो इनमें चेंजेस करता रहता है टाइम टू टाइम। अब हम बात करते हैं गुणात्मक मापक में, ये आपकी दरें थी, एक एक दर पढ़ेंगे हम बिल्कुल डिटेल में। अब हम बात करते हैं गुणात्मक मापन विधि में, यानी गुणात्मक कौन से उपाय अपनाता है आरबीआई। वो क्या करता है, सीधी प्रत्यक्ष कार्यवाही करेगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही करता है। अगर उसे आरबीआई को लगे कि बैंक कुछ घपला कर रहा है या कुछ जनता को लूट रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सीधा प्रत्यक्ष कार्रवाई करता है, उसे किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं रहती। दूसरा, आरबीआई क्या करता है, खुले बाजार की नीति अपनाता है। आरबीआई खुले बाजार की नीति अपनाता है, यह भी पूरा डिटेल में करेंगे हम। तीसरा, आरबीआई क्या करता है, प्रत्यक्ष दबाव बना सकता है उस बैंक पर कि भाई तू ऐसा मत कर, अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो तुझ पर जुर्माना भी लग सकता है या तुझ पर ताला भी ठोक दिया जा सकता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष दबाव बना सकता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही कर सकता है, खुले बाजार की नीति अपना सकता है। ये है मौद्रिक नीति के तहत जो आरबीआई गुणात्मक उपाय अपनाता है, ये है मौद्रिक नीति के तहत जो आरबीआई मात्रात्मक उपाय अपनाता है। तो दोनों क्लियर है ना। अब एक एक के बारे में हम डिटेल में समझेंगे।
तो सबसे पहले हम करेंगे बैंक रेट। बैंक रेट के बारे में हम पढ़ेंगे। बैंक रेट क्या होती हैं, ये रेट क्यों निर्धारित की गई है भाई? जो हमारे जो शाखाएं हैं, बैंक की जो शाखाएं हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए किसके द्वारा अपनाई जाती हैं? आरबीआई के द्वारा, जो बैंकों का बैंक है। ठीक है। बैंक रेट क्या होती है? जब जिस रेट पर आरबीआई, जिस रेट पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, किसी अन्य बैंक को लंबे समय के लिए लोन दे। ठीक है। जिस रेट पर जो आरबीआई है किसी अन्य बैंक को लंबे समय के लिए लोन दे, लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे। और ये लॉन्ग टर्म आपका काफ़ी सालों में नहीं जाता भाई, मैक्सिमम 90 दिन होता है। ठीक है। 90 दिन से अधिक भी हो सकता है, तो वैसे 90 दिन होता है, लंबे समय के लिए लोन देता है। ये जो बैंक होते हैं ना, अगर इन बैंकों के पास पैसा कम हो जाए तो ये किसके पास जाते हैं? जितनी भी आपकी ब्रांचेज होती हैं, अगर इनके पास पैसा ना रहे, इनका दिवाला निकल जाए, तो ये आरबीआई के पास जाते हैं फिर लोन लेने के लिए। आरबीआई मान लो इनको 5% पे पैसा देगा, फिर ये जो ब्रांचेज होती है, जो शाखाएं होती है, ये क्या करती हैं? जब हम इनसे लोन लेने जाते हैं तो इन्हीं को तो 5% पे मिला है ना पैसा, तो ये आगे पैसा आपको या 7 पे या 10 पे या 12 पे या 15 पे, ठीक है, ये इसकी मर्जी होती है फिर ब्रांच की कि वो आपको कितने % पर लोन दे। ठीक है। तो ये यानी कि आपका जो ब्रांचेज होती है, जब इनके पास पैसा खत्म हो जाता है या ये लूट जाते हैं या खत्म होने की कगार पर आते हैं, तो इनकी हेल्प कौन करता है? आरबीआई। इनको पैसा कौन देता है? आरबीआई। और वो पैसा आरबीआई भी फ्री में नहीं देता। आरबीआई क्यों फ्री में देने लग गया? अगर आरबीआई ऐसे फ्री में बांटने लग गया तो हर बैंक क्या करेगा? अपने को खाली दिखा दिखा के ला भैया आरबीआई से फिर पैसे लेने चला जाएगा। तो इसीलिए आरबीआई भी दर ठोकता है, रेट ठोकता है कि इतने % ब्याज लूंगा मैं इतना पैसे का। ठीक है। तो उसके बाद ब्रांचेस आरबीआई से पैसा लेती है और आगे जाके फिर वो पब्लिक में उसको देती है इंटरेस्ट पर। तो जब जिस रेट पर आरबीआई किसी अन्य बैंक को लंबे समय के लिए, मैक्सिमम आपका 90 डेज से ऊपर भी हो सकते हैं, 90 दिन के लिए लोन देता है, तो वो होती है आपकी बैंक दर। क्या होती है? बैंक रेट या बैंक दर। बैंक रेट की बात करें, वर्तमान में आपकी 4.65% है, बट मैं आज ही बता दूं आपको क्लियरली, ये आज 4.65% है, कल आप देखो तो ये चेंज हो सकती है। इसको चेंज करने का जो ये है बैंक दर, इसको चेंज 2 मिनट में किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई जब चाहे जब इसको चेंज कर सकता है। साल में 8-10 बार चेंज होती है ये, तो ये बात मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। तो भाई आप समझ गए हो, जिस रेट पर आरबीआई किसी अन्य बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए यानी 90 दिन या 90 दिन से अधिक लोन देता है, तो वो होती है आपकी बैंक रेट। ठीक है। यानी याद रखना, लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए दिया जाता है ये लोन, 90 दिन से अधिक भी होता है। अगर शॉर्ट टर्म में आता है, इसमें शॉर्ट टर्म में 90 दिन से कम होता है, 90 दिन से कम। ठीक है। मैक्सिमम 90 दिन से अधिक और शॉर्ट टर्म में 90 दिन से कम। तो ये होती है आपकी बैंक रेट। ठीक है। क्या है ये? बैंक रेट। 2015 से पहले की बात करें ना, तो ये बैंक रेट आपकी 9% थी। 2015 से पहले की बात करें तो बैंक रेट आपकी 9% थी। बट जब हमारे यहाँ कोरोना आया तो आपको सबको पता है बेरोजगारी फैली, सब अपने घरों में बैठ गए, खाने के लिए तो चाहिए ना। तब उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा भाई आरबीआई को कि जो आरबीआई बैंक को ये कहा, आरबीआई जो बैंकों का बैंक है, कि जो अपनी मौद्रिक नीति है, इसके जो नियम हैं इनको थोड़ा ढीला कर दो, इन नियमों में थोड़ी छूट करो। जो मौद्रिक नीति में जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, जो अभी आगे पढ़ाऊंगी, इनमें थोड़ी ढील बरतो ताकि लोगों को सस्ते ब्याज मिल सके। क्योंकि देखो अब ये आपकी 4.65% है। क्या भाई? ये 4.65% आपकी, ये आपकी बैंक रेट। यानी अगर आरबीआई से कोई लोन लेना चाहता है, कोई बैंक आरबीआई के पास जाता है लोन लेने, आरबीआई के पास कोई बैंक लोन लेने जा रहा है, ठीक है, यानी वो जो बैंक है आरबीआई उसको, अगर वो 90 दिन से ज़्यादा के लिए ले रहा है, 90 दिन के लिए ले रहा है, तो उसको कितना
इंटरेस्ट लेगी पैसे पे 4.65%। तब ये जब बैंक के पास आप जाओगे, यानी बैंक को 4.65% पर पैसा मिला है, ठीक है, फिर आप जाओगे इस बैंक के पास कि भाई हमें इंटरेस्ट पे पैसा चाहिए, तो वो जो बैंक है आपको मिनिमम भाई 8% या 10% पे तो देगा ना, ठीक है ना, 8% और 10% पे तो देगा ही। तो यही होती है आपकी बैंक दर। इसे कौन निर्धारित करता है? आरबीआई। ये जितनी ज़्यादा होगी आपको आपके ब्याज जो इंटरेस्ट पे जो पैसा है वो उतना ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्ट पर आपको पैसा मिलेगा। याद रखना, बैंक दर जितनी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे उतना ही ज़्यादा पैसा मिलता है। जो आरबीआई है इसको ज़्यादा क्यों बना के रखता है? देखो, जो आरबीआई है इस बैंक रेट को देखो, काफ़ी पहले बात करें 2015 से पहले आपकी 9% थी, अब ये 4.65% है। ड्यू टू कोरोना की वजह से हुई है ये इतनी कम, बाकी ये उच्च रहती है। इसके इतने अधिक होने के कारण क्या है, जो आरबीआई है और बैंक को ब्याज चाहिए भाई, बैंक को पैसा चाहिए, आरबीआई के पास गया, आरबीआई ने कहा कि मैं आपको 9% पे दूंगा। मान लो आरबीआई कहे कि मैं 1% पे दे देता हूँ, ठीक है, 1% पर मिल गया, 1% यानी 1% इंटरेस्ट पर उसको पैसा मिल गया बैंक को। बैंक ने वो पैसा आपको 3% पर दे दिया, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, 3% जो ब्याज है वो तो बहुत कम है। अब क्या होगा, जितना ये कम होती है ना, यानी बैंक को उतना ही कम इंटरेस्ट पर पैसा मिलेगा, और जितने कम इंटरेस्ट पर आपको पैसा मिलता है उतनी ही आप वस्तुओं की मांग, यानी जितना आपकी जेब में पैसा होगा उतनी ही चीज़ें आप खरीदोगे, तरलता बाजार में ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना। तरलता क्या होता है, यानी पैसा मुद्रा ज़्यादा बढ़ेगी। आपके पास पैसा तो आ गया ना, चाहे कैसे ही आया, ब्याज पे आया हो चाहे कैसे ही आया हो, आपके पास पैसा आ गया। आप क्या करोगे भाई, पैसा आ गया, हाँ जेब भरी है फुल, आप शॉपिंग करोगे, खूब वस्तुएं खरीदोगे, जो भी आपको करना वो करोगे। यानी क्या हुआ, वो पैसा बाजार में गया, वस्तुएं खरीदने में गया। तो जब इन्हीं सब प्रोसेस से लास्ट में क्या होती है, आपकी महंगाई बढ़ती है। ना आपके पास पैसा होगा, ना आप चीज़ें खरीदोगे, ना बाज़ार में ज़्यादा पैसा होगा, और आपकी जो चीज़ें हैं, सिंपल सी बात है भाई, आपके पास फुल पैसा है, आप वस्तुएं खरीदोगे, फिर इस वस्तुओं की सप्लाई में कमी आ जाएगी, ये वस्तु फिर महंगी देने लग जाएंगे, यानी महंगाई बढ़ गई, ठीक है। इसीलिए जो आरबीआई है वो इस बैंक दर को ऊंचा रखता है। ये तो अब इतनी कम हुई है ड्यू टू कोरोना की वजह से ये कम हुई है। नेक्स्ट समझ गए ना बैंक रेट क्या होती है। नेक्स्ट आती है हमारी रेपो रेट। रेपो रेट हिंदी में भी रेपो रेट ही बोलते हैं इसको। रेपो रेट क्या होती है, वह रेट, देखो बैंक रेट और रेपो रेट में बस एक छोटा सा ही अंतर होता है। वह रेट जिस पर आरबीआई किसी अन्य बैंक को थोड़े समय के लिए लोन देता है। वह रेट जिस पर आरबीआई किसी अन्य बैंक को थोड़े समय के लिए लोन देता है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये जो आपकी बैंक रेट थी वो लॉन्ग टर्म के लिए थी, ये कितने टाइम के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, यानी थोड़े से समय के लिए होती है। और इसमें सिक्योरिटी भी जमा करवानी पड़ती है भाई बैंकों को, ठीक है, सिक्योरिटी भी जमा करवानी पड़ती है, चाहे वो ज़मीन के जो उसके पास गिरवी रखे वो ज़मीन के कागज़ जमा करवाए, चाहे कुछ भी जमा करवाए, बट जो बैंक होते हैं उनको सिक्योरिटी भी जमा करवानी पड़ती है। ये बैंक भी तो जब हम ब्याज इनसे पैसा लेना जाते हैं, पैसा लेने जाते हैं बैंक से, तो बैंक क्या करते हैं हमारे साथ, ये भी तो यही कहते हैं ना भाई आपको पेपर गिरवी रखने पड़ेंगे, चाहे किसी दुकान के, चाहे मकान के, चाहे किसी के भी हो, पर पेपर गिरवी रखने पड़ेंगे। आपको 15 लाख रुपये चाहिए, 10 लाख रुपये चाहिए, बेशक आप ब्याज भरो, पर ये सिक्योरिटी हमसे भी तो लेते हैं। तो उसी तरह आरबीआई भी इन बैंकों से सिक्योरिटी लेता है, ठीक है। आरबीआई भी बैंकों से सिक्योरिटी लेता है। जब यह इस रेट पर जो आरबीआई किसी अन्य बैंक को थोड़े टाइम के लिए लोन देता है, लोन दे देगा बट सिक्योरिटी भी लेगा इसमें, और वो शॉर्ट टर्म वाला लोन होता है। ये 1-2 लाख की बात नहीं होती, ये लोन आपके करोड़ों में होते हैं, ठीक है, याद रखना करोड़ों में होते हैं ये लोन। नेक्स्ट आता है हमारा, तो ये था आपका। नेक्स्ट आएगा, अब समझ गए हो ना, यानी किसी अन्य बैंक को थोड़े टाइम के लिए लोन दे और वो लोन
लोन के साथ साथ लोन तो दे देगा बट सिक्योरिटी भी जमा करवाए तो वो होती है आपकी रेपो रेट। रेपो रेट की बात करें तो वर्तमान में कुल ये 4% है, बहुत कम है, ड्यू टू कोरोना की वजह से ही है। कि अब इसमें क्या होगा समझो, मतलब आरबीआई को ब्याज मिल गया, आरबीआई को ब्याज तो मिल रहा है, थोड़े टाइम के लिए लोन दे रहा है आरबीआई। अब जो बैंक ले रहे हैं, अगर हम वर्तमान की बात करें तो आरबीआई जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है बैंकों को, वो 4% पे दे रहा है भाई, ठीक है, 4% पर दे रहा है, 4% पर दे रहा है। फिर आरबीआई को जो ब्याज मिलता है वो क्या, रेपो रेट। इसमें बैंक है वो सिक्योरिटी जमा करवाते हुए ये बोल देता है कि भाई जब मैं पैसे देने आऊँगा तो मैं अपनी सिक्योरिटी वापस ले लूँगा, वो तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। जब ये बैंक पैसा उल्टा लौटाएगा आरबीआई को तो जो बैंक है वो आरबीआई को पहले ही बोल देता है कि जब मैं पैसे देने आऊँगा तब अपनी सिक्योरिटी वापस ले लूँगा, लेगा ही भाई, पैसे दे देगा, सिक्योरिटी ले लेगा। मान लो ये जो बैंक है इसने आरबीआई से 100 करोड़ रुपए लिए, ठीक है, 100 करोड़ लिए इस बैंक ने आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टाइम के लिए। फिर क्या होगा, जब ये वापस देने जाएगा ना और जब आरबीआई इसकी सिक्योरिटी वापस लौटाएगा तब इसे बैंक को मैक्सिमम मान लो 4% यानी 104 करोड़ रुपए वापस देने पड़ेंगे, ठीक है, 104 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे आरबीआई को 100 करोड़ के बदले में, तब इसकी जो आरबीआई बैंक है वो सिक्योरिटी लौटा देगा। अब ये आरबीआई बैंक सिक्योरिटी क्यों रखता है भाई, रखेगा ही, सिक्योरिटी यानी सिक्योर हो जाना, आरबीआई सिक्योर हो जाएगा ना कि भाई मैं इतनी बड़ी अमाउंट दे रहा हूँ, अगर मैं ऐसे फ्री में दे दूंगा, ये बैंक क्या करेगा, ये बैंक जाएगा, मान लो इसको फ्री में पैसा मिला है, ये पब्लिक को 2% पे दे देगा, फिर यानी ये तो कमाएगा तो सही ना, क्योंकि मैनेजर है भाई, मैनेजर अपने बैंक को थोड़ी ना डुबोएगा। तो ये जो बैंक है 2% भी इसने पब्लिक को पैसा दे दिया, अब पब्लिक को भी लगा कि बड़ा सस्ता है, ब्याज पे पैसा मिल रहा है, तो पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगी तो फिर क्या होगा, फिर आपके लोन तो सस्ते हो गए, पब्लिक ने ज़्यादा से ज़्यादा लोन ली यानी बाजार में फिर पैसा ज़्यादा, बाजार में फिर पैसे ज़्यादा, फिर वस्तुओं की मांग ज़्यादा यानी फिर आपकी महंगाई ज़्यादा, समझ रहे हो ना। तो ये फिर आपका पूरा सिस्टम वही बन जाता है। इसीलिए जो आरबीआई है वो सिक्योरिटी भी रखता है ताकि ये बैंक पैसा लौटाए, बाद में मुकर ना जाए कि भाई ख़त्म हो गए पैसे, घोटाला पड़ गया, या कुछ भी बहाना ना बनाए, तो इसीलिए वो सिक्योरिटी अपने पास जमा करवाता है। तो याद रखना, रेपो रेट में सिक्योरिटी जमा करवाता है और जो पैसा है वो भी शॉर्ट टर्म के लिए जाता है, जबकि आपकी बैंक रेट में जो आपकी बैंक रेट थी उसमें लॉन्ग टर्म के लिए था। नेक्स्ट हमारा आता है, अब एक चीज़ और समझो रेपो रेट से, अगर रेपो रेट कम हो तो क्या होगा, अगर रेपो रेट ज़्यादा हो तो क्या होगा। रेपो रेट कम हो तो, रेपो रेट कम हो तो क्या होगा भाई, और आपकी जो रेपो रेट है वो ज़्यादा हो तो क्या होगा। रेपो रेट कम हो तो क्या होगा, आरबीआई से क्या होगा, फिर आरबीआई से बैंक को सस्ता लोन मिलेगा ना, यानी जो बैंक है आरबीआई से लोन ले रहा है वो कैसा, सस्ता मिल जाएगा, इसको सस्ता लोन सस्ता मिलेगा बैंक को, ठीक है, समझ गए ना। ये चीज़ तो मैंने काफ़ी डीपली समझा दी आपको। बैंक पैसा लेने जाएगा, रेपो रेट कम है, रेपो रेट कम है यानी बैंक को जो पैसा है वो सस्ता मिल जाएगा, लोन उसको सस्ते पे मिलेगा। यानी अब वर्तमान में आप लगा लो 4, भैया बार बार कह रही हूँ ये बदलती रहती हैं, आज कुछ और है कल कुछ और हो सकती हैं, आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती हैं, ठीक है। तो जो आरबीआई है वो अगर रेपो रेट कम हो जाएगी तो उसको लोन सस्ता मिलेगा, इससे बैंक क्या करेगा, बैंक आपको भी तो लोन, पब्लिक को भी लोन सस्ता देगा, यानी यहाँ पर भी पब्लिक को लोन सस्ते मिलेंगे, ठीक है भाई। उसको मान लो 4% पे मिल रहा है तो वो आपको 5% पे, 8% पे, ज़्यादा से ज़्यादा 8% पे दे देगा, ठीक है ना बैंक। इससे क्या होगा, इससे निवेश बढ़ेगा, इससे क्या होगा, अगर पब्लिक के पास पैसा होगा तो पब्लिक काम करेगी ना, फैक्ट्रीज लगाएगी, उद्योग चलाएगी, पैसा लगाएगी, कारखाने खोलेगी, या अपने और कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करेगी, या किसी में भी लगाए, यानी पब्लिक क्या करेगी, उस पैसे को कहीं ना कहीं तो लगाएगी। इसमें क्या होगा, आपकी निवेश बढ़ेगा, यानी पैसा लगाया जाएगा। निवेश बढ़ता है तो क्या होती है, एक तो जीडीपी बढ़ती है, निवेश बढ़ेगा भाई, कोई भी काम बिजनेस शुरू कर लिया पैसा लेके, बिजनेस देखो हम है ना, जब भी बैंक से इंटरेस्ट पर पैसा लेते हैं तो उसके बाद हम किसी ना किसी पर्पज़ के लिए ही लेते हैं, ऐसे तो लेते नहीं है कि लिया और खा लिया, ऐसी चीज़ नहीं होती। हम कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ अन्य अपना फैक्ट्री वगैरह या कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तब हम
लोन लेते हैं। लोन लेने से निवेश बढ़ता है, निवेश बढ़ने से आपकी जीडीपी बढ़ेगी और जो निवेशक है यानी जिसने पैसा लगाया है, जो निवेशक है यार, एक तो जीडीपी बढ़ती है, दूसरा क्या होता है, पैसा शेयर बाजार में भी लगाते हैं लोग, शेयर बाजार में लगाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फिर ये चीज़ें होगी, फिर आपकी इनसे क्या होती है, वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है। भाई फैक्ट्री खोली है, फैक्ट्री में क्या होगा, वस्तुएं बनेंगी और पहले उन वस्तुओं को बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब कुछ चाहिएगा, यानी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। निवेश बढ़ा, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो और क्या होगा, फिर आपको वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, फिर आपकी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी बाजार में, ठीक है। और इससे आपका एक टाइम पर वस्तुओं की मांग जब बढ़ जाएगी और वस्तुओं की डिमांड भी पूरी, सप्लाई भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि भाई हमने उद्योग लगाए हैं तो सप्लाई भी बढ़ गई, सप्लाई बढ़ी, वस्तुओं की डिमांड बढ़ी, पूरी हो गई सप्लाई, एक्स्ट्रा फिर वस्तुएं बनेगी। जब एक्स्ट्रा वस्तुएं बनती हैं तो हमारे विदेशों में फिर हम अपनी चीज़ों को बेचेंगे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि रेपो रेट कम हो तो आपका क्या होगा, बैंक को सस्ता लोन मिलेगा, वो पब्लिक को सस्ते लोन देगी, पब्लिक क्या फैक्ट्री वगैरह लगाएगी, बिजनेस स्टार्ट करेगी और फिर आपके या तो जीडीपी बढ़ेगी और दूसरा शेयर बाजार में भी लगाएंगे बहुत से लोग। फिर आपकी जो जीडीपी बढ़ेगी यानी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं की सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, वस्तुओं की सप्लाई बढ़ेगी तो यहाँ पे जितने ज़्यादा उद्योग लगेंगे उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी वस्तु की, और फिर एक बार एंड में हमारा जो माल है वो प्रोडक्ट है विदेशों में भी जाएगा और इससे इंटरनेशनल हमारा लेन देन भी होगा और जो हमारी भुगतान समस्या है, जो हमारी पैसे की लेन देन की समस्या है वो भी कम हो जाएगी। तो ये था आपका रेपो रेट कम हो तो क्या होगा, समझ गए ना। रेपो रेट कम हो तो ये भी प्लस पॉइंट में आता है आपका, रेपो रेट कम हो तो। अब रेपो रेट ज़्यादा हो तो क्या होगा, बैंकों को, जो बैंक है, बैंकों को फिर लोन महंगा मिलेगा। लोन महंगा मिला है आरबीआई से, आरबीआई है बैंकों को लोन महंगा देगा, ठीक है। अब बैंकों को लोन महंगा मिला है तो वो पब्लिक को भी तो महंगा ही देंगे, ऐसे थोड़ी ना इनको 4% पे मिल रहा है ये पब्लिक को 2% पे दे देंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। इनको खुद को 4 पे मिला है तो भाई पब्लिक को ये 8% पे देंगे, ये भी तो कुछ कमाएंगे ना। इतने ज़्यादा प्राइवेट बैंक आप देखते हो, मैनेजर होता है, पूरा सिस्टम होता है, इतने ज़्यादा कर्मचारी होते हैं, उनकी सबकी सैलरी भी तो निकालनी होती है, ठीक है। तो सब कुछ निकालना भी तो होता है। तो पब्लिक को मान लो ये 8% पे देंगे तो पब्लिक को भी कैसा मिलेगा, लोन महंगा, पब्लिक को भी लोन क्या मिलेगा भाई, महंगा मिलेगा। अब पब्लिक को लोन महंगा मिला तो फिर पब्लिक क्या करेगी, जब उसको लोन इतना महंगा मिल रहा है तो क्या पब्लिक लोन लेगी, नहीं, यानी पब्लिक लोन नहीं लेगी। जब पब्लिक लोन नहीं लेगी, उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो फिर आपकी वस्तुओं की जो मांग है वो भी क्या होगी, घटेगी। वस्तुओं की मांग क्या होगी भाई, घटेगी। जब हमारी जेब में पैसा होता है ना, हम तभी चीज़ें खरीदने की ओर भागते हैं। जब हमारी जेब में पैसा ना हो तब आप क्या खरीदोगे, तो वस्तुओं की मांग घटेगी, वस्तुओं की सप्लाई हो रही है, मांग घट रही है। फिर अगर वस्तुओं की मांग घटेगी तो आपकी जो महंगाई है वो भी क्या होगी, कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। महंगाई भी क्या होगी, कंट्रोल में रहेगी। जितनी पूर्ति हो रही है यानी हम अपनी काम की ही चीज़ें खरीदेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खरीदेंगे, तो आपकी महंगाई भी क्या होगी, कंट्रोल में रहेगी। बाज़ार में तरलता कम होगी, बाज़ार में पैसा कम होगा, बाज़ार में उस वस्तु की मांग भी नॉर्मल रहेगी और फिर उस वस्तु की कीमत भी, जब वो वस्तु की घटेगी तो उसकी कीमत भी तो नॉर्मल रहेगी। जब वस्तु की मांग हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तभी तो कीमत बढ़ती है। तो जब वस्तुओं की ही मांग घट जाएगी तो उसकी कीमत भी नॉर्मल रहेगी और फिर इससे आपकी महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी। तो ये था रेपो रेट आपका ज़्यादा हो तो क्या होगा, रेपो रेट कम हो तो क्या होगा। नेक्स्ट हमारा आता है रिवर्स रेपो रेट। काफ़ी डीपली समझाया जा रहा है आपको, आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स यानी उल्टा, रिवर्स यानी उल्टा, किसका उल्टा भाई, रेपो रेट का। यानी रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट का उल्टा, रेपो रेट का उल्टा रूप होती है रिवर्स रेपो रेट। क्या यह बिल्कुल उल्टा रूप है रिवर्स रेपो रेट का, वह रेट जिस पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देते। देखो भाई अब यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक जो आपके वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल जो बैंक है ये लोन दे रहे हैं। ये लोन किसको दे रहे हैं, आरबीआई को। अब ये क्या सिस्टम आया, आरबीआई को क्यों पैसे की ज़रूरत पड़ गई,
आरबीआई को लोन देते हैं। देखो आरबीआई एक ऐसी संस्था है, ये खुद नोट भी छपवाती है, पैसे बनवा सकती है, दुनिया भर के पैसे छपवा सकती है। आरबीआई के ही कंट्रोल में है पूरा पैसा। हमारी मौद्रिक नीति, मॉनेटरी जो हमारी पॉलिसी है वो आरबीआई के ही कंट्रोल में है। कॉमर्शियल बैंक लोन देते हैं, वह रेट जिस पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देते हैं। आरबीआई को, किसको भाई? आरबीआई को लोन देते हैं और अपनी मनी आरबीआई में डिपॉजिट करवा देते हैं। अपना पैसा, जो कॉमर्शियल बैंक का पैसा है, आरबीआई में जमा करवा देते हैं। ये क्या होता है? रिवर्स जो रेपो रेट होती है हमेशा रेपो रेट से 1% कम होती है। देखो जब बैंकों पे ज़्यादा पैसा हो जाता है, क्या होगा? जब बैंकों पे, यानी कोई कमर्शियल बैंक है मान लिया, इस पे हद से ज़्यादा पैसा जमा हो चुका है, ब्याज पे पैसा नहीं जा रहा है, तब क्या होता है? जो आरबीआई है ना, वो आगे बढ़कर कहता है कि तुम अपना पैसा मुझे दो। बैंकों को कहता है जितना पैसा अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है तो तुम वो पैसा मुझे दे दो, मैं तुम्हें ब्याज दूंगा। आरबीआई कहता है कमर्शियल बैंक को, तुम अपना पैसा मुझे दो, मैं तुम्हें ब्याज दूंगा। बट क्या होता है सिस्टम? रेपो रेट से हमेशा रिवर्स रेपो रेट 1% कम रहती है भाई। रेपो रेट से हमेशा रिवर्स रेपो रेट 1% कम होती है। मान लो वर्तमान में आपकी रेपो रेट 4% है, यानी रिवर्स रेपो रेट कितनी प्रतिशत होगी? 3%। क्यों होती है ये? क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है, इन्होंने देखो आरबीआई से 4% पे पैसा लिया। अब क्या होगा? जो कमर्शियल बैंक है, लोग लोन नहीं दे रहे, उन पर काफ़ी पैसा भरा पड़ा है। और देखो भाई सिस्टम ये होता है, हमारे घर में 10 लाख रुपए है, मान लो कोई आपने कहीं से ब्याज पे से लिए हैं, आपने उसको 2% पर लिया है, ले लिए, ठीक है। अब वो आपके घर में ऐसे ही पड़े हुए हैं, आपने यूज़ नहीं किए हैं और वो भी नहीं ले रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उस ब्याज वाले को ही बोलोगे भैया अपने पैसे वापस ले लो। हमारे इसमें तो चल जाता है, बट यहाँ ये सिस्टम नहीं चलता। यहाँ अगर हम कॉमर्शियल जो बैंक है आरबीआई को पैसा उल्टा देते हैं ना, तो आरबीआई 3% का ब्याज देता ही नहीं। आरबीआई 3% का ब्याज देता है उस पैसे पर। मान लो आपका जो कमर्शियल बैंक है, इसने 100 करोड़ रुपए आरबीआई को दे दिए, तो आरबीआई 3% के हिसाब से जब भी पैसे लौटाएगा, यानी आपको जब भी लौटाए 103 करोड़ रुपए लौटाएगा, ठीक है, जब भी वो लौटाएगा आरबीआई। तो ये ध्यान रखना, रिवर्स रेपो रेट में हमेशा 1% कम होती है रेपो रेट से। उसके अलावा इसमें उल्टा सिस्टम होता है, कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसे देते हैं ब्याज पर, लोन देते हैं आरबीआई को, ठीक है। आरबीआई को कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई नीड नहीं होती, बट आरबीआई का एक काम भी तो है, इसको क्या करना है? इसको हमारी इकोनॉमिक्स कंट्रोल में रखनी है। इकोनॉमिक्स, अगर जो ये कमर्शियल बैंक है, मान लो ये कमर्शियल बैंक 1% पे पब्लिक को पैसा दे दे कि भाई मेरे पास भी तो पड़ा है, क्यों ना मैं पब्लिक को 1% पे लोन दे दूं। 1% पे जैसे लोन मिलेगा तो पब्लिक भागी आएगी, दुनिया भर के लोग पैसे लेंगे, फिर उससे क्या होगा? बाजार में पैसे की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाजार में पैसा बढ़ेगा तो क्या होगा? लोग, वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, वस्तुओं की डिमांड बढ़ी तो फिर क्या हुआ? कीमत बढ़ेगी वस्तु की कीमत बढ़ी तो लास्ट में भारत में क्या? महंगाई बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमिक्स को भी तो खतरा होगा, हमारी जीडीपी, इकोनॉमिक्स सब कुछ हिल जाएगा। तो इसीलिए फिर आरबीआई अपना प्रपोजल रखता है कि भाई कमर्शियल बैंकों के सामने तुम अपना मुझे दे दो पैसा, मैं तुम्हें 3% उल्टा ब्याज दे दूंगा, ठीक है। 3% ब्याज के हिसाब से, वर्तमान के हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको कि भाई मैं तुम्हें उल्टा दे दूंगा। तो ये थी आपकी रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में जो रिवर्स रेपो रेट है आपकी, रिवर्स जो रेपो रेट है, इसमें जो पैसा है आपका, तो ध्यान रखना, इसमें भी आरबीआई, इसमें कौन सिक्योरिटी जमा करवाता है? आरबीआई। इसमें सिक्योरिटी कौन जमा करवाता है भाई? इसमें आरबीआई को सिक्योरिटी जमा करवानी होती हैं। ये बैंक भी कम नहीं होते, ये भी कहते हैं भाई क्यों, जब हम तुझसे पैसे लेते हैं रेपो रेट में, जब तो तू हमसे सिक्योरिटी लेता है, तो ये कहते हैं आरबीआई से कि हमें भी सिक्योरिटी चाहिए, हमें भी कुछ ना कुछ दे, ऐसा लिख के दो कि भाई आगे जब हम पैसा मांगे तो तुम हमें दोगे। तो ये भी सिक्योरिटी लेते हैं कॉमर्शियल बैंक भी आरबीआई से, ठीक है। तो इसमें कौन सिक्योरिटी जमा करवाता है? आरबीआई। कौन कराता है?
आरबीआई। आरबीआई ही लोन लेता है, पैसा पूरा है बट हमारी इकोनॉमिक्स को बचाने के लिए आरबीआई प्रपोजल रखता है ताकि बाज़ार में ज़्यादा पैसा ना आए, और जितना ज़्यादा पैसा बाज़ार में आई, जितना ज़्यादा मुद्रा आएगी उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमिक्स चौपट हो जाएगी और हम कंगाल हो जाएंगे। ठीक है, आपका जैसे वेनेजुएला में हुआ था एक बार। वेनेजुएला में क्या किया था, वहाँ के लोगों ने दुनिया भर के नोट छाप दिए थे भाई। वेनेजुएला में क्या हुआ, वहाँ की जो वो थी, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे पैसे छपवा दिए, और इससे क्या हुआ, आज वहाँ जो एक ब्रांड है वो भी 2-3 लाख रुपए का मिलता है। यानी वहाँ की इकोनॉमिक्स बिल्कुल चौपट हो चुकी है। 2-3 लाख रुपए का एक ब्रांड मिलता है, देख लो बाप। तो हमारे यहाँ 20 रुपये का, तो पैसा जितना कम छपेगा हमारी इकोनॉमिक्स उतनी ही बेटर रहेगी, उतनी ही फलेगी फूलेगी। बट अगर बाज़ार में पैसे की मात्रा ज़्यादा है तो उससे आपकी और कुछ नहीं होना, महंगाई बढ़नी है और इकोनॉमिक्स को भी खतरा होना है। नेक्स्ट हमारी आती है इसी में ही जो आपकी रिवर्स रेपो रेट थी। अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो तो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट कम हो तो, वैसे तो मैंने ये समझा दिया, आप थोड़ा और डिटेल में करवा देती हूँ। और रिवर्स रेपो रेट आपकी अधिक हो तो, कम हो तो और अधिक हो तो। कम हो तो क्या होगा भाई, जो आपके बैंक है बैंक को कम ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी रिवर्स रेपो रेट कम होगी तो बैंक जो आरबीआई को पैसा दे रहे हैं तो बैंक को जो ब्याज है वो कम मिलेगा, ब्याज कम मिलेगा। ठीक है, बैंक लोन दे रहा है ना आरबीआई को, तो बैंक को कम ब्याज मिलेगा और इसलिए बैंक आरबीआई के पास कम धन जमा करवाएगा। ठीक है, देखो ब्याज कम तो आप क्या करेगा, बैंक कम ही पैसा देगा आरबीआई को, वो अपने पास रखेगा, वो चाहेगा कि मैं पब्लिक को दूं, भाई पब्लिक तो ज़्यादा उस पर लेगी। ठीक है, तो वो कम ही पैसा जमा करवाएगा, और ये तो आरबीआई जोर डालता है, इसलिए रिवर्स रेपो रेट होती है, इसीलिए बैंकों को पैसा देना पड़ता है आरबीआई को। अगर बैंक की चले ना तो बैंक कभी ना दे आरबीआई को एक फुटी कोड़ी भी वापिस। इससे बाजार में क्या होती है, बैंक को ब्याज कम मिलता है, वो आपका जो आरबीआई है आरबीआई को कम ही पैसा देते, ज़्यादा पैसा नहीं देते बैंक लोन पर। ठीक है, इससे क्या होगा, बाजार में आपकी तरलता अधिक होगी। तरलता अधिक यानी लोगों के पास नोट अधिक, जेब भरी हुई रहेंगी, नोट अधिक, आपके लोन सस्ते हो जाएंगे। नोट अधिक, पब्लिक के पास नोट जब ही तो आएंगे जब बैंक लोन सस्ते कर देगा, लोन सस्ते हो जाएंगे, फिर वही लोन सस्ते यानी निवेश बढ़ेगा, निवेश लोग लगाएंगे, निवेश बढ़ेगा और आपकी जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट रिवर्स रेपो रेट अगर अधिक हो तो क्या होगा, तो बैंक ज़्यादा लाभ कमाने के लिए तो क्या करेगा, जो बैंक है भाई वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आरबीआई को अधिक पैसा देगा। मान लो ये आपकी 10% है और आपकी ये आपकी 10% है और आपकी रेपो रेट मान लो 11% है। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, वो अधिक पैसा देगा, आरबीआई को अधिक पैसा देगा, क्योंकि भाई पब्लिक को तो इतने % पे पब्लिक तो लेगी नहीं, तो बैंक अधिक पैसा दे देता है फिर आरबीआई को। अब बैंक ने अधिक पैसा दे दिया आरबीआई को, तो फिर इससे क्या होगा, जो बाजार है यानी पब्लिक को कम पैसा मिलेगा। फिर बैंक ने तो अपना पैसा आरबीआई को दे दिया ना, क्योंकि उसे तो जहाँ प्रॉफिट दिखेगा वो तो वहाँ देगा, तो फिर पब्लिक को कम पैसा मिलेगा। अब पब्लिक को कम पैसा मिला तो आपकी जो मार्केट है, मार्केट में बाजार में तरलता कम होगी, पब्लिक के पास पैसा कम, तरलता कम, वस्तुओं की डिमांड कम, वस्तुओं की कीमत कम। ठीक है, आपकी जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है जिसे हम बोलते हैं मुद्रास्फीति यानी महंगाई, वो फिर इससे क्या आ जाएगी, महंगाई पूरी तरह कंट्रोल में आ जाएगी, महंगाई कंट्रोल। ठीक है, महंगाई पूरी तरह कंट्रोल में आ जाएगी। क्यों, वस्तुओं की जब डिमांड ही नॉर्मल रहेगी तो उसकी कीमत बढ़ने की तो आसार ही नहीं रहेगी, फिर आपकी जो महंगाई है वो कैसी हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। पैसा कम, वस्तु की मांग कम, पैसा नहीं वस्तु की मांग कम। ठीक है, और आपका वस्तु का रेट कम, नॉर्मल रेट, और फिर जो आपकी महंगाई है वो कंट्रोल में। तो आपकी रिवर्स रेपो रेट कम होगी तो ये होगा, और रिवर्स रेपो रेट अधिक होगी तो ये होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। नेक्स्ट आती है हमारी MSF। MS क्या होती है, MSF ये आपकी ऐसी दर होती है जिस रेट पर आरबीआई बैंक को एक दिन के लिए, एक दिन,
ठीक है, आरबीआई बैंक को एक दिन के लिए लोन देता है। वह रेट जिस पर आरबीआई बैंकों को एक दिन के लिए लोन देगा, समझ रहे हो ना। वह दर जिस पर आरबीआई, कई बार होता है ना कि एकदम से अचानक से पैसे की नीड पड़ जाती है बैंकों को, तब बैंक तुरंत आरबीआई के पास जाते हैं कि हमें एक दिन के लिए लोन दे दो, कल हमारा पैसा वहाँ से आना है, फिर हमें नहीं चाहिए, बट आज हमें नीड है, ठीक है, पैसे की। तो जब आरबीआई बैंकों को एक दिन के लिए लोन देता है तो वो होती है आपकी MSF, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। फुल फॉर्म क्या होगी? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यानी आपकी एकदम से स्टैंडिंग, यानी खड़े खड़े मांग लिया, हाँ भाई दे दो, मैं पैसा चाहिए, तो जब ये आरबीआई एक दिन के लिए लोन देगा तो वो होती है आपकी MSF। अब आपका सिस्टम समझो, जो MSF है ये अगर ज़्यादा हो तो आपका जो मनी फ्लो है, यानी जो आपकी तरलता है, जो आपका मनी फ्लो है, वो तरलता है, वो क्या होगी? कम होगी। ठीक है, जब बैंक के पास खुद ही पैसा नहीं है तो वो पब्लिक को कम देगा, तो बाजार में तरलता यानी मुद्रा कम होगी। नेक्स्ट हमारी आती है CRR। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके लिए इतना याद रखना, ये बिल्कुल आपका ये है आकस्मिक पैसा चाहिए, अचानक पैसा चाहिए, आज ही चाहिए, तुरंत चाहिए, तब उसके लिए MSF बनाई गई है, एक दिन के लोन के लिए, कि कल आपको ये पैसा लौटाना पड़ेगा आरबीआई को। ठीक है, तो आरबीआई बैंकों को जब एक दिन के लिए लोन देता है तो वो होता है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट हमारी आती है CRR की बात करें, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो। हिंदी में बात करें कैश यानी नगद, रिजर्व यानी आरक्षित, और रेशो यानी अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात। अब CRR में क्या होता है? हर बैंक को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत पैसा आरबीआई को देना पड़ता है। अब ये चक्कर समझो क्यों देना पड़ता है भाई। अगर देखो, आरबीआई कहता है बैंकों को कि भाई अपनी कुल राशि का, मान लो आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो उसमें से आप 4 करोड़ रुपए मेरे पास जमा करवाओगे। ठीक है, अगर मान लिया इस बैंक में 100 करोड़ रुपए हैं तो 4 करोड़ रुपए आप मेरे पास जमा करवाओगे। आरबीआई ऐसा क्यों करता है? मान लो ये बैंक भाग जाए, ये 100 करोड़ रुपए भाई पब्लिक के जमा है इसके पास, ठीक है, ये बैंक भाग गया, खत्म हो गया, जैसे पीएनबी के साथ भी हुआ था एक बार बहुत साल पहले। तो काफ़ी बैंक है जो भाग जाते हैं, घोटाले हो जाते हैं, बड़े बड़े बैंक के मैनेजर वगैरह ये पैसे ले लेके भाग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई क्या करता है? पब्लिक को थोड़ा बहुत तो दिलासा देगा ही ना। तो आरबीआई ये इन बैंकों की जमा राशि का कुछ भाग अपने पास रखता है। ठीक है, और कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं देखता। ठीक है भाई, सिक्योरिटी नहीं देगा इस पैसे की, जो ये कुछ पैसा अपने पास रखेगा आरबीआई, सिक्योरिटी वगैरह नहीं देता इस पैसे का, ना कोई ब्याज व्यूज देता है। तो हर बैंक को, डेफिनेशन की बात करें, हर बैंक को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत पैसा आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में अगर बात करें CRR, देखो भाई वर्तमान में CRR आपकी 4 से 5% के बीच में है, बट ये आरबीआई द्वारा निर्धारित होती है, कभी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, आरबीआई से निर्धारित करता है, कभी भी ये चेंज की जा सकती है। हाँ, पर इतना याद रखना, CRR कभी भी 3% से कम नहीं हो सकती। CRR कभी भी 3% से कम नहीं हो सकती, यानी बैंक को अपनी जमा राशि का 3% भाग आरबीआई में जमा करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, 3% भाग, 100 करोड़ है यानी 3 करोड़ वहाँ जमा करवाने ही पड़ेंगे। अब CRR अधिक हो तो क्या होगा? CRR अधिक हो, यानी मान लो ये 10% है, तो क्या होगा? आपका जो मनी फ्लो है, यानी जो तरलता है, जो बाजार में मनी फ्लो है, वो कम होगा। कैसे भाई? देखो, आप किसी बैंक के पास मान लो
मान लिया इस बैंक के पास 100 करोड़ रुपए थे और ये आपकी CRR मान लो 10% है, अधिक है, 10% है, तो क्या होगा, RBI को सीधे सीधे चले गए 10 करोड़ रुपए, यानी 90 बचे ना बैंक के पास। यानी वो बैंक जो है पब्लिक को जो ब्याज में पैसा देगा वो 90 करोड़ ही दे सकता है ना, 10 करोड़ तो बच गए ना। इससे क्या होगा, बाजार में तरलता कम, अब 90 करोड़ ही दिए, 10 करोड़ तो बच गए, तो बाजार में पैसा कम, वही आपका सेम, बाजार में पैसा कम तो आपकी वस्तुओं की डिमांड कम, वस्तुओं की डिमांड कम, आपकी महंगाई कंट्रोल में। ठीक है, तो ये होती है आपकी CRR। तो मनी फ्लो, CRR अभी वर्तमान में लगा लो आपकी हमेशा 3% से कम नहीं हो सकती, बस ये फैक्ट याद रखना, ये कभी भी 3% से कम नहीं हो सकती, ज़्यादा बेशक हो जाएगी 3 से, पर कम नहीं होगी। नेक्स्ट हमारी आती है SLR, समझ गए ना, यानी अपने कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत RBI के पास जमा करवाना पड़ता है, ताकि कल को बैंक भाग जाए तो RBI के पास कुछ तो हो जो पब्लिक को दे सके। ठीक है, नहीं तो कई होते हैं ना घोटाले, पीछे से हुए थे इकोनॉमिक्स में बड़े बड़े घोटाले, वो नीरज वो भी था, कितना घोटाला करके भाग गया था वो, उस पर केस चल रहा है अभी। नेक्स्ट आती है SLR, सर्वाधिक तरलता अनुपात, सर्वाधिक तरलता अनुपात। अब इसमें क्या होता है, प्रत्येक बैंक अपनी राशि का कुछ प्रतिशत अपने पास भी रखता है। ठीक है, अब ये भी समझो क्यों भाई, जो बैंक है मान लो उसके पास 100 करोड़ रुपए हैं, 100 करोड़ में से उसने आपकी CRR यानी उसका 3% मान लो RBI के पास चला गया, 3% खत्म हो गया। अब क्या होगा, 3% खत्म हो गया, 97 बच गए इसके पास। अब RBI ने ऐसा रूल बना रखा है कि भाई जो ये इतनी आपके पास जितनी धनराशि है उसका SLR आपकी कितनी भी हो सकती है, मान लो 20% है, तो इसकी 20% राशि हमेशा आपके बैंक में होनी चाहिए, हमेशा उस बैंक में रहनी चाहिए। ठीक है, उस बैंक में SLR रहनी चाहिए। अगर इतनी राशि आपके बैंक में हमेशा नहीं रही, इस मतलब अपनी क्षमता से ज़्यादा लोन दे दें, मान लो इसको भी ना रखे, बिल्कुल भी ना रखे और लोन दे दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। RBI कहता है कि भाई प्रत्येक बैंक अपनी राशि का कुछ प्रतिशत अपने पास भी रखो, इसे कहते हैं जो अपने पास रखेंगे ना जो कुछ प्रतिशत, वही होती है आपकी SLR। वर्तमान में SLR की बात करें आपकी 19.5% थी, ये आपकी अभी और थोड़ी कम हुई है, 18% है, ये बदलता रहता है डेटा, तो 19.5% है, यानी अपनी राशि का इतना प्रतिशत हिस्सा बैंकों को अपने पास रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं रखे तो, अगर भाई देखो उसके पास तो पड़ा ही हुआ है ना, ये पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ है, अब उसे तो यूज़ करना है ना, उसको तो पैसा कमाना है, बैंक को तो इंटरेस्ट पे देगा तभी तो कमाएगा। अगर वो उसके लॉकर में पड़ा है तो पड़ा रहे, वहाँ तो उसे कोई मुनाफा होने नहीं वाला, लॉकर में पड़े पड़े। बैंक सोचता है कि मैं अपना सारा पैसा दे दूँ लोगों को, इंटरेस्ट पे ब्याज आए, ब्याज से भाई वो बढ़िया मुनाफा कमाए बैंक। बट RBI क्या कहता है, नहीं, अगर बैंक सारा का सारा पैसा दे देंगे तो बाजार में हमारा क्या होगी, वही आपकी तरलता अधिक हो जाएगी, बाजार में पैसा अधिक, वस्तु की डिमांड अधिक, फिर आपकी महंगाई अधिक। तो RBI क्या कहता है, नहीं देखो CRR के रूप में मैं 3% तो अपने पास रखूंगा ही रखूंगा, उसके अलावा SLR के रूप में तुम बैंक भी अपने पास कुछ हिस्सा, मान लो 19.5% हिस्सा रखो अभी वर्तमान के अनुसार। अगर कभी भी RBI चेकिंग करवा सकता है, अगर इतना हिस्सा तुम्हारे बैंक के पास नहीं मिला तो RBI के द्वारा क्या होता है, उस बैंक पर जुर्माना लगा दिया जाता है। RBI क्या करता है, उस बैंक पर जुर्माना लगा देता है। तो इतने जो प्रतिशत SLR है हमेशा हर बैंक को अपने पास सुरक्षित रखनी पड़ती हैं, उसको वो इंटरेस्ट पर नहीं दे सकता, ब्याज पर नहीं दे सकता। तो ये थी आपकी SLR। जितनी SLR अधिक होगी उतना ही आपका जो मनी फ्लो है, जो पैसा है, उतना ही बाजार में कम होगा, और बाजार में पैसा कम, वस्तुओं की डिमांड कम, और आपकी नॉर्मल इकोनॉमी चलेगी। ठीक है, तो ये थी आपकी SLR। नेक्स्ट होता है एक बेसिक रेट। नेक्स्ट आता है, तो आपकी देखो मैंने आपको सारी करा दी हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपकी CRR, SLR, MSF सब कुछ करा दिया है, पूरा डिटेल में समझाया है, आपको कंप्लीटली आ गया होगा समझ में। अब एक चीज़ और होती है इकोनॉमिक्स में, बेसिक रेट। बेसिक रेट क्या होता है भाई, देखो
आरबीआई है और बैंक है, ये जो बैंक है आरबीआई से लोन ले रहे हैं, मान लो 5% पर, 5% पर आरबीआई ने लोन दिया बैंक को। अब ये बैंक पब्लिक को लोन दे रहा, मान लो 10% पर, 10% पर पब्लिक को, जनता को या किसी व्यक्ति को लोन दे रहा है। तो ये जो 10% लोन हुआ ना, यही है आपका बेस रेट, बेस रेट, ठीक है, यही है आपका बेस रेट, ठीक है। कम से कम रेट जिस पर बैंक, कम से कम, ये बैंक की तरफ से तो कम से कम ही है, जब उसको खुद को ही 5% पे मिला है तो वो इससे कम तो देगा ही नहीं ना, वो भी मुनाफा कमाएगा। मान लो वो 7 दे, 8 दे, हाँ ये हो सकता है बैंक को जब गुस्सा आ जाए वो मान लो 3% पे देने लग जाए। इसके लिए भी आरबीआई ने एक चीज़ कर रखी है, आरबीआई कहेगा कि तुमने जितना मेरे से लिया है ना, तुम उससे ज़्यादा ही दोगे पब्लिक को। पब्लिक को जितना ज़्यादा महंगा इंटरेस्ट पर पैसा मिलेगा, पब्लिक उतना ही पैसा कम लेगी, पैसा कम लेगी, बाजार में पैसा कम, फिर आपकी डिमांड कम, फिर महंगाई कम, ठीक है ना। तो जो आपका बेसिक रेट होता है, कम से कम रेट जिस पर बैंक जनता को लोन देता है, ठीक है, कम से कम रेट जिस पर बैंक जनता को लोन देता है, पब्लिक को लोन देता है, वो होता है आपका बेस रेट। क्या होता है वो? बेसिक रेट या बेस रेट, बोथ आर सेम। जो बेस रेट होता है 10%, यह आरबीआई ने डिसाइड कर रखी है। जो देखो मैंने कहा ना, भी आरबीआई ने डिसाइड कर रखा है, आरबीआई ने जो बेस रेट है वो बेस रेट या बेसिक रेट 10% डिसाइड किया हुआ है। 10 से ज़्यादा पे दे सकते हैं, मान लो 10 पे दे दिया, 10 से ज़्यादा पे दे सकते हैं, बट 10 से कम पर कोई भी बैंक नहीं दे सकता। ये बेस रेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आपका एक तरफ से बेस रेट था, समझ गए ना, 10% है आपका, 10% डिसाइड कर रखी है। इससे अधिक बैंक कितना भी रख सकता है, बट इससे कम पर किसी भी व्यक्ति को या पब्लिक को लोन नहीं दे सकता बैंक, क्योंकि देखो बैंक को तो मुनाफा हो रहा है, वो तो इसको कम, अगर कोई ग्राहक आए कि भाई मैंने 1 करोड़ रुपये लेना तेरे से, बैंक से इंटरेस्ट पे बोले, मैं सिक्योरिटी भी जमा कराता हूँ, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए और मैं आपको 7% पे देता हूँ, बैंक को पैसा मिल रहा है बट बैंक दे नहीं सकता। आरबीआई ने बंदिश लगा रखी है कि 10% से ऊपर हो, ऊपर कितना ही दे लो पर इससे नीचे नहीं दे सकते, जबकि बैंक को मुनाफा हो रहा है फिर भी वो नहीं दे पाता है। किस वजह से? आरबीआई की वजह से। तो सीआरआर, एसएलआर पर किसी प्रकार का संसदीय नियंत्रण नहीं है, ठीक है। जो आपकी सीआरआर थी, एसएलआर थी, इन पर आपका संसद का, हमारी जो पार्लियामेंट है उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। सीआरआर कुछ परिस्थितियों में, अगर कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो हमारी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी केंद्रीय सरकार है, आरबीआई को केवल कुछ सुझाव दे सकती है, ठीक है, और संसद के प्रति जवाबदेही भी फिर केंद्रीय सरकार ही होगी। बाकी आरबीआई किसी की नहीं सुनता, अपनी करता है। उसको क्या, आरबीआई को क्या होता है कि हमें कैसे भारत की मौद्रिक नीति को, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करके रखूँ, कैसे महंगाई को कंट्रोल करूँ, कैसा कम से कम पैसा उसमें बाजार में जाए, ठीक है। तो अब आप समझ गए ना कि ज़्यादा पैसे क्यों नहीं छापते, जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ज़्यादा वस्तुएं महंगी होंगी और उतनी हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी। तो ये था आपका बेस रेट। अब इसमें बाकी आगे नेक्स्ट इसी में आता है सेविंग अकाउंट और आपके करंट अकाउंट। 2 तरह के अकाउंट भी आते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मौद्रिक नीति, आपकी सारी रेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होते हैं भाई? सेविंग अकाउंट, इस अकाउंट में क्या होता है, सेविंग अकाउंट पर जो ब्याज की दर होती है बैंक खुद तय करता है। जो ब्याज है, ब्याज की क्या दर होगी, ठीक है, आपका इंटरेस्ट की जो इंटरेस्ट है कितनी दर पर होगी, ये बैंक खुद तय करता है इस अकाउंट पर, और ये कम ही रहती है दर, इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। जो पहले ये आपकी जो ये सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर थी, पहले 1 महीने के लिए होती थी, पहले 1 मंथ के लिए होती थी, अब डेली होती है ये, यानी प्रतिदिन का ब्याज लगता है, हर दिन का ब्याज लगता है। इसे हम बैंक से, ये जो सेविंग अकाउंट से अगर हम पैसे की बात करें तो बैंक से कभी भी निकाल सकते हैं, और इसमें ब्याज दर भी काफ़ी कम होती है, इसलिए ये बैंक जो है इसको अपने पास कम ही रखते हैं सेविंग अकाउंट को। नेक्स्ट आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में क्या होता है,
करंट अकाउंट में क्या होता है, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता भाई, इस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता। अगर इसमें हमारा पैसा है, इस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। इसे भी हम बैंक से कभी भी निकाल सकते हैं और इसमें जो ब्याज दर होती है वो तो ना के बराबर ही होती है, इसलिए यह भी बैंक के पास कम ही होता है। तो आपका सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ये दोनों भी आपने समझ लिए हैं। ज़्यादा ब्याज नहीं होता, ज़्यादा कुछ हैवीपन नहीं है इसमें, बस ये याद रखना ये 1 मंथ के लिए थी पहले, अब ये डेली के लिए हो गई है। करंट अकाउंट, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, कभी भी पैसा हम इसमें से निकाल सकते हैं, दोनों में से ही कभी भी पैसा निकाल सकते थे। ये था आपका सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट तो अब आपने पढ़ लिया है कि भाई मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई सभी बैंकों पर किस तरह से कंट्रोल रखता है, दरें अपनाकर, बैंक दर, आपकी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, एमएसएफ, सब कुछ अपनाकर कैसे बैंकों पर अपना कंट्रोल रखता है। अब आप पढ़ोगे गुणात्मक उपाय कि बैंक कैसे मात्रात्मक उपाय आपने पढ़ लिए हैं, या आपकी जितनी भी दरें थी सारे मात्रात्मक उपाय थे आरबीआई के। अब हम पढ़ेंगे आरबीआई के गुणात्मक उपाय कि कैसे गुणात्मक उपायों में फर्स्ट सब करवाया था मैंने आपको प्रत्यक्ष कार्यवाही। प्रत्यक्ष कार्यवाही यानी आरबीआई क्या करता है, आरबीआई सभी वाणिज्यिक बैंकों पर डायरेक्ट कार्यवाही कर सकता है। ठीक है, आरबीआई बैंक अंश से लेकर हर तक बाउंड इत्यादि को जारी करके मुद्रा के प्रवाह को कि भाई मुद्रा ज़्यादा ना जाए मार्केट में, मुद्रा के प्रवाह को, मुद्रा के संकुचन को यानी मुद्रा को रोक के रखा है तो उसको भी, या इन सब को ही क्या करता है आरबीआई नियंत्रण करता है, नियंत्रित रखता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, बैंक को अपनी मनमानी बिल्कुल भी नहीं करने देता आरबीआई। तो आरबीआई प्रत्यक्ष कार्यवाही के द्वारा सभी बैंकों को अपने कंट्रोल में रखता है, सीधी कार्रवाई कर सकता है, उसे किसी सरकार की या किसी संसद की नीड नहीं होती। नेक्स्ट, खुले बाजार की नीति। खुले बाजार की नीति नेक्स्ट गुणात्मक उपाय है खुले बाजार की नीति। खुले बाजार की नीति में क्या होता है, आरबीआई बैंक प्रत्यक्ष रूप से बाजार से मुद्रा उधार लेके या फिर बाजार से मुद्रा दे के मुद्रा के प्रवाह को या संकुचन को नियंत्रित कर सकता है। कैसे, देखो भाई, अगर बाजार में ज़्यादा पैसा हो रहा है तो आरबीआई क्या करेगा, बाजार से इंटरेस्ट पर पैसा लेगा। ठीक है, आरबीआई क्या करेगा, बाजार से इंटरेस्ट पर पैसा लेगा, या फिर मुद्रा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, लोगों के पास पैसे की कमी है, वस्तुएं खराब हो रही है, तो फिर क्या करेगा आरबीआई, मुद्रा को देगा, बैंकों को पैसा ज़्यादा देगा और वो बैंक आगे पब्लिक को देंगे। ठीक है ना, और जब अगर बाजार में ज़्यादा पैसा हो रहा है तो फिर बैंकों से लेता है ना आरबीआई, तो इसे बोलते हैं खुले बाजार की नीति। तो आरबीआई कभी भी खुले बाजार की नीति अपना सकता है सीधा, और बैंकों को अपने पूरी तरह से कंट्रोल में रखता है। तो आरबीआई प्रत्यक्ष कार्यवाही के द्वारा और आपके खुले बाजार की नीति के द्वारा या फिर जुर्माने लगाकर या कठोर कार्यवाही कर सभी वाणिज्यिक बैंकों की जितनी भी शाखाएं हैं सभी पर अपना पूरा कंट्रोल रखता है, उनकी मनमानी नहीं चलने देता। अगर ये बैंक अपनी मनमानी पर आ जाए ना तो इंडिया को लूट के खा जाए। ठीक है, तो हर कोई अपना फ़ायदा चाहता है ना, तो इसीलिए आरबीआई रेपो रेट बनाता है, बैंक दर रखता है और आपकी रिवर्स रेपो रेट रखता है, एसएलआर, सीआरआर सब कुछ तय करके रखता है। पूरा दिमाग लगाता है आरबीआई कि कैसे मुद्रा को लिमिट में रखा जाए, उसको हावी ना होने दिया जाए बाजार में हमारी इकोनॉमिक्स पर। आरबीआई अगर ये सब नहीं करेगा तो हमारे बाजार में पैसा ऐसे पड़ा होगा, एक एक चीज़ आपकी 2-2, 3-3 लाख की होगी, और इतना पैसा फिर हम लाएंगे कहाँ से, छाप के भी तो ख़त्म हो जाएंगे ना। तो इसीलिए आरबीआई, ऐसी स्थिति हमारे यहाँ इंडिया में ना आए वेनेजुएला जैसी, आरबीआई पूरी तरह मुद्रा के प्रवाह पर, उसके संकुचन पर, दोनों पर ही कंट्रोल रखता है, सारे बैंकों पर कंट्रोल रखता है। इसीलिए आरबीआई को क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसे बैंकों का बैंक कहते हैं, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। तो ये थी आपकी आज की क्लास वीडियो, आई थिंक आपको पसंद आई होगी और आपको सब कुछ क्लियरली समझ भी आ गया होगा कि भाई आपकी रेपो रेट दर जो भी है तो क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे आपके टॉपिक ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ इकोनॉमिक्स के। ओके।